नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जून का करंट अफेयर्स और हम उसको एनालिसिस भी करेंगे उसका। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला न्यूज़ है कर्नाटका टू स्क्रैप एंटी कन्वर्जन लॉ एंड रिवर्स टेक्स्ट बुक चेंजेस। दोस्तों ये क्या है? एक्चुअली अभी हाल ही में कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट ने, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट ने, उसने जो कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लाया था और वहाँ की स्टेट बोर्ड के स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें जो कुछ चेंजेस किए थे उसको वो रिवर्स करेगी। तो इससे ये इनका एक पोल प्रॉमिस भी था और हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये पोल प्रॉमिस काम भी किया और ये बीजेपी गवर्नमेंट को हरा के ये पावर में आ गए हैं। तो ये कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है क्या दोस्तों? ये जो बिल है वो कन्वर्जन्स होते हैं एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, उसको वो प्रोहिबिट करता है अगर वो कन्वर्जन मिस इंटरप्रिटेशन, फोर्स, फ्रॉड या इललेजिटिमेट मीन से किए गए हैं। जैसे कि एलोरमेंट ऑफ मैरिज, मतलब एलोरमेंट और मैरिज मतलब कि झांसा देके अगर आप किसी का मज़हब कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे मज़हब में, तो इसको ये कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 रोक रहा था। और इसमें सज़ा भी काफ़ी कड़ी थी। इसमें 3 से 5 साल तक की सज़ा है, 25,000 रुपये तक का फ़ाइन है। और अगर ये जो अपराध है ये माइनर्स, वुमेन या SC/ST मेंबर्स के साथ किया जाता है, इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, तो 10 साल तक के भी इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों इस लॉ को अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्क्रैप करने का सोचा है। अभी मतलब स्क्रैप किया नहीं है, अभी वो सोच रही है कि इस लॉ को हम स्क्रैप करेंगे। ये उनका एक पोल प्रॉमिस भी था, तो संभवतः ये अब स्क्रैप हो जाएगा। और इसके साथ साथ स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी कुछ चेंजेस की थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो उसको भी ये अब कांग्रेस की गवर्नमेंट हटाएगी। और वो चेंजेस क्या थी? स्वाभाविक सी है दोस्तों, उसमें RSS के फाउंडर जो हैं KB हेडवार और VD सावरकर, ये जो आइडियोलॉग हैं RSS के, ये जो हिंदू नेशनलिज्म के बहुत बड़े ये लोग धुरंधर थे, तो इनके बारे में कुछ चैप्टर्स स्टेट बोर्ड की किताबों में डाले गए थे। तो ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो इन चैप्टर्स को उसमें से हटाएगी। और जो उनका जो कहना है कि जो हिंदू नेशनलिज्म की जो धारा है, विचारधारा, वो पूरे स्टेट में किसी भी तरीके से ये लोग लागू नहीं होने देंगे। और ये इनका पोल प्रॉमिस भी था। तो डेफिनेट सी बात है, जब ये इतने ट्रम्पिंग मेजॉरिटी के साथ अब गवर्नमेंट में आए हैं तो अब ये इस पर अमल भी ले आएंगे, अमल भी करेंगे इस पर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, और ये पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हुआ है। ट्रेड डेफिसिट क्या है दोस्तों? हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, या फिर कह लीजिए अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब इम्पोर्ट्स अगर मान लीजिए कांस्टेंट रहेंगे, एक्सपोर्ट घटेंगे तो भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अगर इम्पोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है तो भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और अगर सिर्फ इम्पोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कांस्टेंट है तो भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। तो यहाँ क्या केस है दोस्तों? यहाँ हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है और इम्पोर्ट मतलब उसके कंपैरिजन में कम घटा है। घटा तो इम्पोर्ट भी है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम घटा है, तो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है। और ट्रेड डेफिसिट हाई क्यों है दोस्तों? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट में डिप हुआ क्या है, एक्सपोर्ट में क्या डिप हुआ है। तो ये देखते हैं कि इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फेल 10.3% टू 34.98 बिलियन डॉलर मई में। तो मतलब 34.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया हमारा ट्रेड डेफिसिट, जो कि 10.3% का उसमें डिग्रेडेशन है, फॉल है। और जो इम्पोर्ट है वो 6.6 के रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5.71 बिलियन डॉलर। तो देखिए दोस्तों, 5.71 बिलियन डॉलर और 3.98 बिलियन डॉलर, यही हमारा इसको आप माइनस करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है दोस्तों ये 5 मंथ हाई है। पिछले 5 महीनों में ये ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अगर कम होगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, फॉरेक्स है हमारी, वो घटेंगी। और फॉरेक्स घटना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उस इकोनॉमी में वोल्टिलिटी लाता है और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, हमारी जो मुद्रा स्थिति है वो कमज़ोर होती है
और उससे हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ता है। अब इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सपोर्ट डिप कर रहा है? दोस्तों आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। दोस्तों मेन रीज़न ये आप इसी को कह सकते हैं, क्योंकि इससे पूरे दुनिया में स्लो डाउन हुआ है, ख़ासकर यूरोप में। और यूरोप में दोस्तों हमारा ट्रेड बैलेंस यूरोप से बहुत ही बढ़िया है। जब यूरोप में स्लो डाउन होगा तो जनरल सी बात है कि हमारा जो ट्रेड है वो कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट यूरोप में कम होगा। अगर यूरोप में रिसेशन या डिप्रेशन वाली स्थिति आती है तो वो हमारा माल नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। तो एक यही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को इसकी वजह बताई जा रही है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी वजह हैं, लेकिन इसको मेन रीज़न बताया जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय चल रहे हैं उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट डिप हुआ है। और दोस्तों जो इंजीनियरिंग गुड्स, हमारा देश इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने में महारत है। हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स है इंडिया की, वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाती है, खासकर यूरोपियन यूनियन में, और उसका बहुत ही उपयोग है वहाँ पे। और हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो इंजीनियरिंग गुड्स की वजह से इंटैक्ट बना रहता है। तो इंजीनियरिंग गुड्स जो है इसका एक्सपोर्ट 4% के लगभग ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स के अगर एक्सपोर्ट 4% तक ड्रॉप हो जा रहे हैं तो ये हमारे मर्चेंटाइज ट्रेड पे कितना इफेक्ट डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इंपोर्ट्स में भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट्स को वो बैलेंस कर सके, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इंपोर्ट में डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जो पेट्रोल का इंपोर्ट वैल्यू है वो पेट्रोलियम का इंपोर्ट वैल्यू है वो कम हुआ है। देखिए दोस्तों, हम लोग रशिया से सस्ता ऑयल भी ख़रीद रहे हैं, तो वो थोड़ा एट्रीब्यूट आप कर सकते हैं उसको, लेकिन इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। और कम दाम पे करने का मतलब है कि इंपोर्ट का जो हमारा पैसा जो इंपोर्ट में लगता है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंपोर्ट में जाता है, वो थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन वो इतना नहीं जा रहा है कि हमारे ट्रेड बैलेंस को फेवरेबल कर सके। और हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो भी कम हुआ है। और वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से लोगों ने गोल्ड को कम इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हुए हैं। तो इन दोनों की वजह से इंपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो हमारे ट्रेड बैलेंस को फेवर में हमारे कर सके, वो हमारे जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो उसको बैलेंस कर सके, वो इतना नहीं है। इसीलिए वो हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हाल ही के 5 महीनों में रिकॉर्ड लो चला गया है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 44.6 ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता है, और एशियन देशों में 34.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ता है। देखिए ये एक चार्ट भी दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। और देखिए जो हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनसे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परसेंटेज क्या है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, चाइना से हम टोटल एक्सपोर्ट, जो हमारा देश का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हम 5% एक्सपोर्ट करते हैं और 14.5% इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना के फेवर में कितना ज़्यादा है। 5% और 14.5% लगभग 10.5% का इसमें 9.5% का इसमें अंतर है दोस्तों। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि हम चाइना पे इंपोर्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। देखिए हांगकांग है, हांगकांग को हमारा जो एक्सपोर्ट प्रतिशत है वो 2.6% है और इंपोर्ट परसेंट है वो 3.1% है। सिंगापुर में हमारा एक्सपोर्ट परसेंट है 2% और इंपोर्ट परसेंट है 3.1%। देखिए हर ट्रेड बैलेंस इन कंट्रीज़ के फेवर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। यूएई में दोस्तों देखिए हमारा एक्सपोर्ट है 6.6%, इंपोर्ट है 7.3%। इराक में हमारा एक्सपोर्ट है 0.6% और इंपोर्ट्स है 5.2%। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि हम तेल इराक से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हमारे बहुत नॉमिनल गुड्स वहाँ पे होते हैं, तो इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट इराक में काफ़ी कम है, कम एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट्स। सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट हमारा है 2.1% और इंपोर्ट है हमारा 5.6%। दोस्तों ये जस्ट एक फिगर मैं बता रहा हूँ कि देखिए हमारा ट्रेड बैलेंस अलग अलग जो हमारी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके फेवर में है कि अनफेवर में है। देखिए स्विट्ज़रलैंड में हमारा एक्सपोर्ट है 0.3%, इंपोर्ट है 3.8%। दोस्तों दिस इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू गोल्ड इंपोर्ट। हम लोग गोल्ड काफ़ी इंपोर्ट करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, इसीलिए हमारे इंपोर्ट परसेंटेज वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए आइए दोस्तों यूएस में। दोस्तों यूएस में हमारा ट्रेड बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली हाईली फेवरेबल है हमारे ट्रेड बैलेंस के लिए। और
यूएस में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 18% और जो इंपोर्ट करते हैं वो 7.1%। तो देख सकते हैं आप लगभग 10.5-11% हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यूएस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है और यूएस हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना मदद करता है। इसीलिए इंडियन डिप्लोमेसी हमेशा डबल एज स्वॉर्ड पे है, क्योंकि एक तरफ है रशिया जिससे हम काफ़ी डिफेंस गुड्स इंपोर्ट करते हैं और एक तरफ है यूएस जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस काफ़ी फेवरेबल है, जो हमें हमारे ट्रेड बैलेंस में काफ़ी मदद करता है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिज़र्व इंटैक्ट है। तो दोस्तों हमारी जो डिप्लोमेसी है इन दोनों पावर्स को बैलेंस करने में लगी हुई है और अब हाल के दिनों में इंडिया आत्मनिर्भर हो रही है, तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम रशियन इंपोर्ट्स पे कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, रशिया भी अब अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं, वो पाकिस्तान के और चाइना से नज़दीकियाँ अपनी बढ़ा रही है। तो इंडिया को भी जो है वो अब ऑप्शंस खुले रखने होंगे, यूएस से ट्रेड बढ़ाना होगा, यूएस से जो अभी हाल ही में जो हमने डिफेंस डील्स की हैं उसको इंटैक्ट करना होगा, ताकि हम इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आराम से हम झेल सकें और हमारा जो पावर बैलेंस है वो हम बना के रखें। चलिए दोस्तों कुछ बात रेमिटेंस की कर लेते हैं। दोस्तों रेमिटेंस वो होता है कि जो हमारे भारत की जो बाहरी जो डियास्पोरा है, जो बाहर जाके कमाई करती है और जो डॉलर में पैसे कमाती है, जो बाहर फॉरेन एक्सचेंज में पैसे कमाती है, वो जब अब हमारे देश में भेजती है अपने घर परिवार उन लोगों के पालन पोषण के लिए, तो वो हमारे फॉरेक्स रिज़र्व को और मजबूत बनाता है, उसको फॉरेक्स रिज़र्व को बढ़ाता है। तो टॉप रेमिटेंस कंट्री मतलब कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जिनको मिला है, वो देखिए यहाँ दिया गया है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया था। तो देखिए इंडिया सेकंड नंबर पे है, मैक्सिको थर्ड पे है, चाइना फोर्थ पे है, फिलीपींस फिफ्थ पे इजिप्ट, फिर पाकिस्तान, फिर फ्रांस, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर वियतनाम। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट जो कंट्रीज़ हैं जिनको टॉप रेमिटेंस मिला है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले खबर पे। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। दोस्तों ये कौन सी अथॉरिटी है? अब आप सोच रहे होंगे ये नया क्या आ गया यार, कहीं कौन सी अथॉरिटी बन गई नहीं। तो दोस्तों हाल फिलहाल में आप जान रहे होंगे कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और वहाँ जो एलजी साहब हैं उनके बीच में काफ़ी टसल चल रही है। बाई एलजी साहब आई मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो केजरीवाल सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी टसल चल रही है और मेन टसल का मुद्दा ये है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो गवर्नमेंट चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को है। तो इस वजह से जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो वहाँ के गवर्नमेंट हैं उनके बीच में हमेशा रिफ्ट रहती है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मुश्किल आते हैं। तो जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, वो कोर्ट के पास गई। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस और डेनिप्स के ऑफिसर्स हैं, वो हमारे अंदर काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगे, तो हम गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, ये जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र्स हैं इनमें आपका महत्व होगा वो ज़्यादा होगा और एलजी साहब का कम होगा। लेकिन ये जैसे ही एससी ने बोला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आई और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू उसने बनाया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। अब दोस्तों नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी काम क्या करेगी? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी ये काम करेगी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ ऑफिसर्स हैं, जो ऑल इंडिया कैडर के ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारे मुद्दे ये अथॉरिटी देखेगी। तो दोस्तों ये आपको एक मोटा मोटी समझा दिया क्या है। अब देखिए ये जो अथॉरिटी है कैसे बनी है। ये एक दोस्तों ऑर्डिनेंस के थ्रू बनी है और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 है उसको अमेंड किया गया है। और ये क्या करेगी, ग्रुप ए ऑफिसर्स और डेनिक्स ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को ये देखेगी, ये इसके अफेयर्स को डिसाइड करेगी। और अभी हाल ही में 20 जून को ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी मीटिंग को बुलाया है। और क्यों बुलाया है, वो जो एक ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके ऊपर वो डिसिप्लिनरी एक्शन चाहते हैं, प्रोसीडिंग चाहते हैं, तो इसी मुद्दे पे उन्होंने बुलाया है। अब दोस्तों देखिए ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है इसमें सेंटर का ज़्यादा रोल है दोस्तों।
तो जब सेंटर का ज़्यादा रोल होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ये एससी के डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए बनाया गया है। और इसमें दोस्तों मेन कौन सा होगा, ये मेन क्या होगा, मेन ये होगा कि ये जो अथॉरिटी है ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगी खाली। तो इसका क्या मतलब है, रिकमेंडेशन देने का मतलब है कि अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पे डिपेंड करता है कि वो इसके रिकमेंडेशन को माने कि ना माने। तो एक तरह से देखें कि फिर से जो बॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मतलब इस पे अपना जो प्रभुत्व है वो छोड़ना नहीं चाहती, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू यही साबित किया गया है। तो दोस्तों यही था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, और इसका बैकड्रॉप मैंने आपको बता ही दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी जिसने दिल्ली गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करने के फेवर में एक अपना फैसला सुनाया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोक्कली राइस की। अब दोस्तों आप सोचेंगे ये कौन सी राइस है। दोस्तों पोक्कली जो राइस है ये एक सॉल्ट वाटर वेरिएंट है राइस का, और सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसको जहाँ जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है वहाँ उगाया जा सकता है, और जो सॉल्ट वाटर से भी इसकी सिंचाई की जा सकती है उसमें भी ये बढ़िया से ग्रो करता है। और वो किन किन ज़िलों में है देखिए, कोस्टल अलापुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये इसको बहुत ही ऑप्टिमिज़म की तरफ देखा जा रहा है पोक्कली राइस को, कि ये हमारे फूड सिक्योरिटी में बहुत मदद करेगा। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी एरिया जो है वो कोस्टल एरियाज़ है, और यहाँ जो वाटर डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की जो कुछ रीजन्स हैं इसमें वाटर डिग्रेडेशन ड्यू टू सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो सॉल्ट वाटर के में जो राइस पोक्कली राइस है वो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को, और जो वहाँ की फ़िशरमैन कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड को एड्रेस करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एक द हिंदू का आर्टिकल था, तो उसका मेन फोकस यही है। तो इसीलिए दोस्तों पोक्कली राइस को मैंने इसमें रखा है, और इसीलिए कहा गया है पोक्कली राइस इज़ द राइस ऑफ फ्यूचर। और ये जीआई टैग भी है दोस्तों, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है केरला से, तो केरला से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हिंदू में एक आर्टिकल निकला था इसलिए यहाँ से डाला है, तो आपको ये याद रखना होगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में ये लो है, तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बढ़िया लो शुगर डाइट है, तो इसीलिए इसको राइस ऑफ फ्यूचर कहा गया है दोस्तों। चलिए अब अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। MQ-9 रीपर आर्म ड्रोन्स। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों अभी हाल ही में जो इंडिया ने अमेरिका से एक डील की है, मतलब अभी डील फाइनल नहीं हुई है, ये डील अभी इन प्रोसेस है। उस डील में क्या है कि 31 UAVs, ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं उसको इंडिया बाई करेगी। कहाँ से, USA से, अमेरिका से बाई करेगी, जिसमें से 15 नेवी के यूज़ में आएगी और 8 UAVs आर्मी और एयरफोर्स के यूज़ में आएगी। दोस्तों जो हमारा देश का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने इस डील को अप्रूव कर दिया है, और अब ये जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि सारे डिफेंस एक्विजिशंस को देखती है, जो उस पर फाइनल मोहर लगाती है। तो लेकिन अब दोस्तों हालांकि दोस्तों करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक व्यू है वो USA की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ड्रोन्स हैं वो अब हमारे देश में आने वाले हैं। और इस ड्रोन्स के बारे में एक अच्छी बात आपको और बता दें कि अल जवाहिरी, जो कि ओसामा बिन लादेन का एक बहुत बड़ा एड था, सेकंड नंबर में था अलकायदा में, उसको मारने में इन्हीं ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। तो आप समझ सकते हैं इसकी प्रिसिशन टारगेटिंग कितनी अच्छी है। तो अब दोस्तों इसके बारे में कुछ हम डिटेल जान लेते हैं। ये मीडियम टू हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ सकती है, और ये हंटर किलर है, मतलब कि वो पिन पॉइंट करके ये अटैक करती है, और इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक है, मतलब कि ये जो इसका टारगेट है वहाँ पे बहुत ही प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक करती है। और ये सिर्फ ना सिर्फ स्ट्राइक के लिए बल्कि और कामों के लिए भी ये यूज़ आ सकती है, जैसे मैरीटाइम सर्विलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स को भी देख सकती है और उनको हवा में से ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओवर द होराइजन टारगेटिंग, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, या वार्निंग भी देती है कि हाँ भाई हवा से आपको कोई खतरा आ रहा है, अगर ये हवा में उड़ रही है तो ये पता लगा लेती है कि हाँ इस डायमीटर के जोन में
कोई थ्रेट, कोई एरियल थ्रेट आ रहा है और उसके बारे में वो बताती है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या है, इसके यूज़ से हम चाहें तो एक पर्टिकुलर एरिया, अपने दुश्मन एरिया के नेटवर्क्स को जैम कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का फेलियर कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में भी यूज़ होता है। अब दोस्तों ये इसका जो स्काई गार्जियन वेरिएंट है वो 79 फीट का है और 2155 किलो का जो पेलोड है वो ये कैरी कर सकती है और 9 जगह पे इसको ये हिट कर सकती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कितनी कुशल और कितनी इम्पॉर्टेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इंडिया के लिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अमेरिका की कंपनी है जो इसको बनाती है, जनरल एटॉमिक्स, उसने हॉल से कोलैबोरेशन किया है इसकी इंजन, टर्बो प्रोपेलर्स इंजन बनाने के लिए, जिसमें वो हॉल का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मदद करेगी और उसके जो टर्बो प्रोपेलेंट इंजन्स हैं वो इंडिया में ही इसकी मदद से बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है और इससे हमारा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो एविएशन सेक्टर है उसको काफ़ी बूस्ट, काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 एट नेक्स्ट समिट। दोस्तों बिम्टेक है वो बैंकॉक विजन 2030 को अडॉप्ट करेगी अगले समिट में। दोस्तों अगला समिट क्या है बिम्स्टेक का, वो है 19th बिम्स्टेक समिट और ये कौन होस्ट करेगा, इसको होस्ट करेगा थाईलैंड। और थाईलैंड ने ही बैंकॉक विजन 2030 को बनाया है। और वो दोस्तों इसका मकसद क्या है बनाने का, प्रॉस्परस, रिजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक बाय 2030। मतलब वो चाहती है कि ये जो बिम्स्टेक ग्रुप के कंट्रीज़ हैं वो प्रॉस्परस हों, वो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हों और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे देश की मदद करने के लिए हमेशा ओपन हो और 2030 तक ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हासिल कर लिया जाए। ये विज़न डॉक्यूमेंट इस क्षेत्र में पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए उसने एक लेखा जोखा तैयार किया है जो कि थाईलैंड की तरफ से तैयार किया गया है। और इसकी हेल्प से जो बिम्स्टेक देश के सारे कंट्रीज़ हैं वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करेंगे, अचीव करेंगे, उसमें उनको मदद मिलेगी। और दोस्तों अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है दोस्तों, 6 जून 1997 की इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। शुरू में ये था बिस्ट ईसी, मतलब इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ही थे। लेकिन 1997 दिसंबर 22 में इसमें म्यांमार जुड़ गया और फरवरी 2004 में इसमें नेपाल जुड़ गया। तो अब टोटल इसके 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि हैं इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। दोस्तों बिम्स्टेक इधर बीच काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है और इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक विजन भी है कि बिम्स्टेक कंट्रियों के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना, अपने स्ट्रैटेजिक जो भी इनके मुद्दे हैं उसको इंटैक्ट रखना और इनसे बातचीत करके लुक ईस्ट विजन को अपने आगे बढ़ाना। तो इसलिए आजकल बिम्स्टेक न्यूज़ में आ रहा है, चर्चा में आ रहा है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कब बना, इसका रेलिवेंस क्या है और कैसे ये इन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक मोटी आइडिया आपको मैंने बिम्स्टेक के बारे में दे दिया। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर ये फुल फ्लेज्ड में काम करे, क्योंकि ये सारे जो देश हैं लिटोरल देश हैं, बे ऑफ बंगाल और आपका जो मलाक्का स्ट्रेट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है ये और इन कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलेशन भी है जो इंडियन और इन देशों के मार्केट के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो दोस्तों इस वजह से जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे इंडिया हाल फिलहाल के टाइम पे बहुत ध्यान दे रही है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पे आते हैं। नीति आयोग यूएन साइन GOI यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023-27। दोस्तों ये क्या है, देखिए नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 को साइन किया है। अब दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये जो फ्रेमवर्क है जिसको साइन किया गया है
इसका इसको इसको बनाने का, इसके फ्रेमवर्क को इस साइन करने का रीज़न ये है कि इंडिया यूएन कोलैबोरेशन को यूटिलाइज़ करें। क्यों यूटिलाइज़ करें? क्योंकि इंडिया इस समय काफ़ी डेवलपमेंटल चैलेंजेस से जूझ रही है। बहुत ही डेवलपमेंटल चैलेंजेस जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोर्टेलिटी रेट्स, ये सारी चीज़ें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा भी हैं, उनको वो कैसे एड्रेस करे, वो कैसे उनको 2027 तक कैसे इन गोल्स पे आगे बढ़े और इनको अचीव कैसे करे, इसके लिए एक ये फ्रेमवर्क इंडिया और यूएन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएन ने मिलके बनाया हुआ है। अब दोस्तों, इसमें किन किन लोगों की मदद ली गई है बनाने के लिए, किन से कंसल्ट किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक्स, प्राइवेट सेक्टर, थिंक टैंक्स, इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस, इन सारे लोगों को मिला के इस फ्रेमवर्क को बनाने में मदद ली गई है। और ये सारे लोग कैसे इस फ्रेमवर्क को बनाने में मदद कर सकते हैं ताकि हमारे देश में जो डेवलपमेंटल चैलेंज है उनको एड्रेस किया जा सके, इसलिए ये कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। दोस्तों, ये जो फ्रेमवर्क है इसके मेनली 6 आउटकम एरियाज़ हैं जो हम देखते हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड फूड, तीसरा है क्वालिटी एजुकेशन, चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, पांचवा है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वॉच एंड रेजिलियंस, छठा है एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, ये एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के हर एंगल को टच कर रहा है, हर एंगल की बात की जा रही है इसमें। तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप समझ सकते हैं दोस्तों, हम जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस है उनको हम कितने आसानी से और दक्षता से डील कर पाएंगे, ये इस फ्रेमवर्क का मेन फोकल पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। 2-day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया बिगिंस इन भोपाल। दोस्तों भोपाल में साइंस 20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोस्तों, कहीं भी 20 आ जाए समझ लीजिए ये G20 का ही एक पार्ट है। तो इसमें दोस्तों कौन है? इसमें G20 के मेंबर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें इनवाइट किया गया है। और इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। दोस्तों, इस इवेंट के दौरान जो है G20 के रिप्रेजेंटेटिव ट्राइबल म्यूज़ियम भोपाल और सांची भी जाएंगे। दोस्तों, हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस? दोस्तों, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के जो साइंस के अचीवमेंट्स हैं उससे इन G20 कंट्रीज़ को अवगत कराया जाए। दोस्तों, G20 कंट्रीज़ अगर ये समझ जाएंगे कि हाँ, इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इनोवेशन हो रहा है, बूस्ट किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाएंगे। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे G20 कंट्रीज़ को पता चलेगा कि जो इंडिया की डेमोग्राफी है, जो इंडिया के स्किल्ड मैन पावर है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ध्यान देते हैं और काफ़ी स्किल्ड यहाँ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इससे इनको ये पता चलेगा और इससे इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इन मीटिंग्स का यही मतलब होता है अपने अपने फील्ड में। दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन योगा सेलिब्रेशंस ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट यूएन हेडक्वार्टर। दोस्तों, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका की विज़िट पे जाने वाले हैं और अमेरिका की विज़िट में वो जब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा तो वो उसमें वहाँ पार्ट लेंगे। इंटरनेशनल योगा डे में जब वो वहाँ पार्ट लेंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि योगा का इम्पोर्टेंस और कितना निखर के आएगा, दुनिया को हमारे देश के धरोहर के बारे में और ज़्यादा मालूम चलेगा। तो इसको इंटरनेशनल सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जिसमें हमारे पीएम माहिर हैं। तो थोड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये 21 जून को मनाया जाता है और इसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर 2014। डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन ने 2014 में इसको क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि इंडिया ने यूएन को कन्विंस करने में इंडिया ये सफल थी कि योगा इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इससे पहले की सरकारों ने इस योगा को इंटरनेशनल फोरम में नहीं उठाया, लेकिन अब की सरकार ने ऐसा किया है और इसका ही रीज़न इसी की वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशंस मना रही है। और इसका एम क्या है? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। मतलब दोस्तों, योगा एक तरह से अभी तक हिडन था। अब 2014 के बाद जब इसकी बेनिफिट्स को दुनिया को बताया जा रहा है तो लोग इसको चेरिश कर रहे हैं।
दुनिया की हर जगह, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहाँ पे ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। लोग योग करते हैं और इस बात को मानते हैं कि ये जो इंडिया की धरोहर है योगा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बल्कि ये एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए इमेंस बेनिफिट वाली चीज़ है, जिसको हमें सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको लोकल से मोदी जी ने इसको ग्लोबल कर दिया है, एक शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो। ये कहाँ होगा दोस्तों? इसको नॉर्थ लॉन इन यूएन हेडक्वार्टर है, यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में किया जाएगा और यहीं पे महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा भी है, तो उसी प्रतिमा के पास इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पार्ट लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएम एड्रेसेस G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट। दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट को अभी हाल ही में एड्रेस किया है। दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। लगभग 200 डेलीगेट्स G20 नेशन के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी मेंबर्स इसमें भाग लिए थे। और इसमें ये मीटिंग क्यों की गई? इसमें मोदी जी ने भारत के एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो भी अचीवमेंट है दुनिया को बताया कैसे भारत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़िया कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो प्रिसीजन फार्मिंग हो, चाहे वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, उस फील्ड में जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है। हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है। और दोस्तों ये हमारे हाल फिलहाल के एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है जो बढ़ी है, जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं, इसमें देखा जा सकता है। और इस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीट की प्रायोरिटी एरिया क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, वुमेन लेड एग्रीकल्चर। दोस्तों हमारे देश में एग्रीकल्चर जो खेतों को में जो एग्रीकल्चर किया जाता है, जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं एग्रीकल्चर की, वो गांव में मेनली वुमेन ही करती हैं। तो इसकी महत्वता को पीएम ने समझा है और इसमें वुमेन की भागीदारी और कैसे बढ़ सकती है और वो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कैसे हमारी मदद कर सकती है, इसकी बात की गई है। सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट सोल्यूशन, इनकी बात की गई है कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो और क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मैक्सिमम कैसे हमारा एग्रीकल्चर झेल सकता है, कैसे उससे बच के हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को फ्लरिश कर सकते हैं, इसकी बात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है। तो एक छोटा सा और आपको इन्फॉर्मेशन देते कि G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी पुणे में। तो दोस्तों ये प्लेसेस आपको थोड़ा याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है कि G20 की 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। और फिर एग्रीकल्चर मीट कहाँ हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें थोड़ा आपको याद रखनी होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा कि आसान क्वेश्चंस की तादाद काफ़ी कम थे उसमें। तो आपको सिर्फ एनालिसिस ही नहीं देखना है, आपको लॉजिक ही नहीं देखना है, आपको फैक्ट्स भी याद रखने होंगे, तभी आप यूपीएससी के पेपर में अच्छा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। दोस्तों नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो हमारा दिल्ली में है। और इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, ये जो सोसाइटी है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके याद में बनाई गई थी। जब तक वो जीवित थे तब तक ये उनका रेसिडेंस था। उनके मरने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गया और ये मैजेस्टिक 3 मूर्ति हाउस में लोकेटेड है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेसिडेंस था। इसको डिज़ाइन किया था रॉबर्ट टॉर रसेल ने 1929 और 30 के बीच में। इसमें एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है दोस्तों, जिसमें कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बारे में काफ़ी किताबें रखी गई हैं। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बारे में जो चर्चाएं हैं, जो हिस्ट्री लिखी गई है, उससे रिलेटेड काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी रखे गए हैं। और इसमें बुक्स, जर्नल्स, फोटोग्राफ्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, जो एक गवर्नमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करती है। और उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हालांकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी नाम जो कांग्रेस नुमा नेम है उनको चेंज कर रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर या इस तरह के नाम लगा दे रही है। तो खैर ये नेशनल धरोहर है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ये हमारे
प्रथम प्राइम मिनिस्टर, ये हमेशा याद रखना होगा कि ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का एक रेसिडेंस था, जिनकी मेमोरी में ही इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं। सीरीज़ 1 ये 2023-24 के लिए दोस्तों इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आरबीआई से कंसल्टेशन करने के बाद। दोस्तों आपको बता दें कि पहला जो एसजीबी स्कीम है वो नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों हमारे देश में फिजिकल गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि उनके घर में ज़्यादा सोना है और इतना ज़्यादा सोना आ जाए कि उनकी तिजोरियाँ भर जाए और वो तिजोरी में ही रखी रहे। वो एट द टाइम ऑफ हाईली डिस्ट्रेस भी वो उसको यूज़ करने से बचते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे घर में पड़ा हुआ सोना है उसको बेच के कोई काम करने में लोग इसको बुरा मानते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। लोग मानते हैं कि इसके अब बुरे दिन चालू हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे देश के लगभग हर हाउस होल्ड में काफ़ी गोल्ड जमा है और वो गोल्ड लोग ख़रीदते हैं मार्केट से, जिसे हमारे देश इंपोर्ट करता है। तो इससे हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ते हैं और वो गोल्ड जब हमारे घर के तिजोरियों में जमा हो जाता है तो उसकी लिक्विडिटी एकदम कम हो जाती है। और लिक्विडिटी एकदम कम होने के बाद क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी कम होने के बाद हमारे देश में जो पैसा है जिसको हम अपने देश के डेवलपमेंट के अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे घर के तिजोरियों में बंद होके रह जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाला और उसका मेन मुद्दा, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि रिड्यूस द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। मतलब ये ऐसा स्कीम है जिससे फिजिकल गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा और डोमेस्टिक सेविंग बढ़ेगी। लोग अपना पैसा जो फिजिकल गोल्ड में लगाएंगे वो बैंकों को देंगे, बैंक उनको इंटरेस्ट देगी और वो बैंक जो पैसा है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत क्या है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। दोस्तों इसमें मिनिमम आप 1 ग्राम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो इन्वेस्टमेंट टेनर होगा 8 साल का होगा, लेकिन 5, 6 और 7 साल में आप इसको चाहें तो तोड़वा भी सकते हैं। और 8 साल के बाद दोस्तों इसमें 2.5 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप जितना भी गोल्ड आप जमा किए रहेंगे उसका जो दाम होगा उससे 2.5 इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरह से अच्छी स्कीम है, इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। लेकिन हालांकि ये स्कीम्स बहुत काम नहीं की हैं, क्योंकि अभी भी गोल्ड जो है फिजिकल गोल्ड वो ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा सेक्रेट माना जाता है और उसको लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू ये मोनेटाइजेशन स्कीम्स और ये जो सेविंग स्कीम्स है उनके कंपैरिजन में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दोस्तों ये एक मोबाइल ऐप है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने अभी लॉन्च किया है। इसका एम क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन डेयरी सेक्टर। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों, जितने भी प्रोसेस इंडियन डेयरी सेक्टर में होते हैं वो उसको डिजिटलाइज कर देंगे और जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं उसके, जो भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिशियरीज़ हैं डेयरी सेक्टर में, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं वो हट जाएंगे और इंटरमीडिएटरीज़ हट जाएंगे तो ये जो हमारी जो टोटल एफिशिएंसी है उसको बढ़ावा देगी। और इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग चलेगी कि कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ और मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेली कितना मिल्क प्रोड्यूस किया और उसने कितना लाभ उठाया। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी। तो ये मॉनिटरिंग से क्या होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी और हमारा जो पैसा है, जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, वो हमारा एफिशिएंट होगा और बिचौलिए बीच से हट जाएंगे। इसमें दोस्तों रियल टाइम मिल्क प्राइस अपडेट्स भी होंगे कि जो मिल्क प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं उसका अपडेट इस ऐप के थ्रू आपको मिलता रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये मल्टीलिंगुअल ऐप है, ये मतलब बहुत सारे भाषाओं में है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, जो मतलब ये लोकल लेवल पे भी काम करे, इसलिए इसको अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है। क्योंकि बेसिकली जो दूध बेचने वाले हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लोकल लोग होते हैं, तो हो सकता है उनको हिंदी इंग्लिश ना आती हो, वो अपने मातृभाषा में ज़्यादा बात करते हो, तो इसलिए उस लैंग्वेज में भी इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ मैंने बनाए हैं जो आपको खुद इसका आंसर खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपने कितने ध्यान से ये पूरा लेक्चर सुना है। तो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज़ 10 ग्राम एंड 5 kg, 1 ग्राम एंड 4 kg, 1 ग्राम एंड 5 kg, 10 ग्राम एंड 4 kg। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग एंड यूएन हैव साइंड GUI यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड ऑफ।
2023-27, 2023-25, 2024-27, 2023-28। दोस्तों इसका भी आंसर सोचिए आप, नहीं है तो फिर से वीडियो देख के आप पता करिए कि इसका आंसर क्या है। बैंकॉक विजन 2030 विल बी अडॉप्टेड बाई, ये तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20 और SCO। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि MQ-9 रीपर MQ-9 रीपर क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आर्मी टैंक है, ड्रोन है कि वॉरशिप है? दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मैं फिर आऊँगा 18 जून के करंट अफेयर्स के साथ विद डीप एनालिसिस। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।